So hello students, here I am with the solutions of JEE Advanced second paper of 2022 and here we are with the last section of this which is single correct problems. ये comparatively थोड़े आसान problems माने जाते हैं आपके JEE Advanced के पेपर में, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इससे पहले 2017 ऑनवर्ड्स हर पेपर का हमने वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल करा हुआ है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। सेक्शन वाइज वीडियोस अपलोडेड हैं और एक दो दिन में मैं कोशिश करूंगा 2023 के भी पूरे सॉल्यूशंस अवेलेबल कर दूं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट कोर्सेज के लिए आना है तो आप केम IIT ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है जहां पर मैं आपको ऐप के बारे में जो कोर्सेज हैं उसकी सबकी डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दो तीन मिनट के शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। तो वहां जाकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। देखो, देखा जाए तो पूछा गया तो नॉर्मल सी बात है, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी गई है, बट गलतियां हो सकती हैं। क्या गलती हो सकती है बताता हूं। देखो, यहां पर यह बोला गया है कि एटम एक्स एटम है and occupies the FCC lattice sites as well as the alternate tetrahedral voids of the same lattice। क्या आपको जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर याद है? क्या होता था उसमें? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होता था? आप कहते थे कि सल्फाइड आयन जो है वो FCC बना रहा है और जो Zn2+ कैटायंस हैं वो वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे होते थे। और एग्जैक्टली वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही ऑक्यूपाई कर रहे थे, ऐसे ही होता था। अब यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये FCC लैटिस बना रहा है एक्स के एटम्स और वही साइज के एटम्स ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कोई दूसरा कटायन नहीं है, वही साइज के एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सॉलिड स्टेट पढ़ा है ठीक से तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये डायमंड का क्रिस्टल है, ये डायमंड का क्रिस्टल लैटिस है। ऐसा ही होता है, उसमें हर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये एक्चुअली डायमंड का लैटिस स्ट्रक्चर है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपसे पूछी जा रही है। गड़बड़ बच्चे ये करते हैं कि उनको लगेगा कि यार FCC लैटिस बना रहा है तो FCC लैटिस की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो तो 74% होती है और FCC लैटिस में देखा जाए तो 4 ही एटम्स होते हैं। लेकिन यहां तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं और अगर ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो लगता है यार लैटिस पॉइंट्स बढ़ गए, क्योंकि FCC लैटिस वाले साइट्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही, बट साथ ही साथ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी ऑक्यूपाई हो जा रही। तो लगता है पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ी और बढ़ जानी चाहिए और बढ़ के वो 74% से ज़्यादा हो जानी चाहिए। और कुछ एक ऐसा ऑप्शन भी यहाँ नज़र आ रहा है 75% के क्लोज, तो लगता है यही हो जाएगा आंसर। बट अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरह से नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होगा ना कि जब सेम साइज का पार्टिकल वॉइड के अंदर आएगा, सोचो, मैं बहुत ड्रॉ तो नहीं कर सकता, आपको सोचना पड़ेगा। एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनता है उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा तो होता नहीं है, और अगर उसके अंदर आप सेम साइज के पार्टिकल को डालना चाहते हो ना तो एटम्स थोड़े फैल जाएंगे, तो स्पेसिंग ज्यादा आ जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ आपको ये लग रहा था कि पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए, बट अफसोस ऐसा नहीं होगा। पैकिंग एफिशिएंसी आपकी उम्मीद से थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि सेम साइज का पार्टिकल आप उसके वॉइड्स में डाल रहे हो। वॉइड्स का उतना डायमीटर था नहीं, बट आपने एक बड़ा पार्टिकल उसमें डाला है, तो स्पेसिंग जो है ना
उन 4 एटम्स की जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना रहे थे उनके बीच की स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और वो स्पेसिंग बढ़ने की वजह से पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन सर ठीक है, बट इसको कैलकुलेट करना है। हाँ, कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप आराम से कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सिंपल सी चीज है। हियर वी हैव, लेट्स हैव दिस लैटिस, ओके। तो अगर आप इस लैटिस को देखें तो आपको पता है ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेट वोकेट करना तो आता होगा, इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हम बोलते हैं कि यार हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं। या दूसरा तरीका देखने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हमारे पास एक ये जो एफसीसी यूनिट सेल है इसको हम 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करते थे, याद आ रहा है? 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करते थे। तो वो 8 छोटे क्यूब्स में से हर एक क्यूब के एग्जैक्ट बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, पता है ये बात? उस बड़े एफसीसी यूनिट सेल के हर एक छोटे छोटे क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, पता है ये बात? तो लोकेशन ऑफ वॉइड्स में हमने ये बात पढ़ी है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, वो जो 8 छोटे छोटे क्यूब्स में हमने डिवाइड किया ना इस यूनिट सेल को, उसमें से एक क्यूब निकाल के यहां रख रहा हूं, ठीक है? उसमें से एक क्यूब मैंने निकाली और एक क्यूब निकालकर मैंने यहां रखा। ये छोटू क्यूब की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो यहां पर बोला गया है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे, ये ऑक्यूपाई होगा, फिर इधर कोई एक ऑक्यूपाई होगा, फिर इधर भी कोई 2 ऑक्यूपाई होंगे, समथिंग लाइक दैट। एक छोड़कर एक ऑक्यूपाई हो रहा है, ऐसी बात कही गई है। बट मैं वो वाला क्यूब उठा रहा हूं जिसके वॉइड में एटम है, ठीक? मैं ये वाला क्यूब उठा रहा हूं जिसके वॉइड में एटम है। तो मानो ये किनारे तो एटम रहता ही है, यहां तो रहेगा ही एटम, ये वाला एटम रहेगा यहां पर एफसीसी। अच्छा, अब यहां पर देखा जाए ये एटम यहां रहेगा और बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड में एक एटम है, तो यहां भी एक एटम रहेगा। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करने वाला एटम, ठीक है? ये 2 जगह एटम्स रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो रहना ही है। हाँ, वो बात अलग है कि यहां पीछे एटम नहीं है, यहां पीछे एटम नहीं है, है ना? वहां पीछे एटम नहीं है, क्योंकि आपने तो उस एफसीसी का एक छोटा सा पार्ट लिया है ना। जैसे ये बड़ा एफसीसी है तो एटम्स कहां कहां थे? यहां थे, यहां थे, यहां थे, इस तरह से एफसीसी साइट्स में थे, लाइक दिस। फेसेस के बीच में बना रहा हूं मैं, ये देखिए, ये एफसीसी साइट्स में थे। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, एक वॉइड यहां तो फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एटम्स थे। हमने ये वाले क्यूब को कंसिडर किया है, ये वाले क्यूब को कंसिडर किया है। तो क्या आप ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल को देख पा रहे हैं? बस इन्हीं दोनों को देखिए, बाकी और देखने की जरूरत नहीं है। ये 2 पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं, अग्रीड? और ये बात भी निश्चित है कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच तो जरूर कर रहे हैं, इनके बीच में कोई नहीं है, ये तो टच कर रहे हैं, निश्चित है ये बात। और अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर ये टच कर रहे हैं, तो हमारे पास ए और आर का एक रिलेशन आ सकता है। सर क्यों निकालना है रिलेशन? अबे पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए ना तुमको। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। यू हैव 8 पार्टिकल्स, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब. But we need a relation between a and r so that we can cancel them off. So you need a and r का रिलेशन. अब यहां पर आप बस नजर दौड़ाओ, बाकी कुछ मत देखो, यहां देखो। अब आप ये बताओ, ये एक छोटू क्यूब है, ये समझ आ रहा है आपको? ये एक छोटू क्यूब है, तो इसका एज लेंथ क्या हुआ? इसका एज लेंथ हुआ a/2, अग्रीड? ये वाला क्यूब है ना, तो इसका एज लेंथ क्या हुआ? a/2. अब एक नॉर्मल क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है? बॉडी डायगोनल होता है √3a होता है। एक नॉर्मल क्यूब के लिए बॉडी डायगोनल होता है √3a। तो इसका बॉडी डायगोनल क्या होगा? इसका बॉडी डायगोनल होगा, ये पूरा बॉडी डायगोनल अगर जाएं हम यहां तक, तो इसका बॉडी डायगोनल होगा फॉर दिस क्यूब
बॉडी डायगोनल विल बी इज इक्वल्स टू √3a/2, ये इसका बॉडी डायगोनल होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप देखें ये जो येलो वाली लाइन मैंने बनाई है, ये जो येलो वाली लाइन मैंने बनाई है, ये क्या है? ये बॉडी डायगोनल का आधा है। पहली बात, ये बॉडी डायगोनल का आधा है, और दूसरी बात ये कि ये 1r और ये 1r, ये 2r के भी बराबर है। समझ आ गया? बिकॉज ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो ड्रॉ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये 2r है और ये बॉडी डायगोनल का आधा है, तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल का आधा √3a/4, और ये किसके बराबर है? ये है 2r के बराबर। नाउ वी हैव अ रिलेशन बिटवीन r एंड a, दैट इज √3a/8, ये है r, और हमें चाहिए था a³, सो हियर यू कैन say that a is equals to 8r/√3, 8r/√3, और अब आप यहां पर 8 a का क्यूब चाहिए, 8r/√3 का होल क्यूब। ये जब आप करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर टू बी क्लोज टू 35%। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लेना एंड यू विल फाइंड इट क्लोज टू 35%, एंड हेंस योर रिपोर्टेड आंसर शुड बी 35%। तो मैंने कोशिश किया है कि ठीक से थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए, तो प्रॉपर एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। करेक्ट आंसर इज 35%। चलिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज इस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, इस वजह से। ऑल्दो आपको इतना समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आप तो फटाक से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा चर्चा किया इस क्वेश्चन पे, इसलिए 10 मिनट लग गया। ठीक, बल्कि कैलकुलेशन तो बड़ा कम था, मतलब सॉल्यूशन तो बड़ा कम था। सीधे आप ये छोटा क्यूब उठाते, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालते, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देते, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना इसमें। चलिए, दूसरा क्या बोल रहे हैं? द रिएक्शन ऑफ HClO3 विथ HCl गिव्स अ पैरामैग्नेटिक गैस। अब ये क्या है? थोड़ा फैक्चुअल रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो HClO3 थोड़ा तुक्का वगैरह मार सकते हो आप, बट फिर भी HClO3 और HCl एक रेडॉक्स होता है, इनके बीच में एक रेडॉक्स होता है, ध्यान रखिएगा। क्या रेडॉक्स हो रहा है? यहां पर Cl+5 है, ये क्लोराइड -1 में है। क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। क्लोरीन गैस रिलीज होती है, साथ ही साथ इस रिएक्शन में एक और गैस रिलीज होती है, दैट इज ClO2। मतलब क्लोरीन जो है वो +5 से रिड्यूस होता है, और वो ClO2 ये एक पैरामैग्नेटिक गैस है जिसकी ये बात कर रहा है। दिस इज द पैरामैग्नेटिक गैस अबाउट विच द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। तो ये ClO2 यही आपका पैरामैग्नेटिक गैस है। अब बोला गया है कि इसका रिएक्शन ओजोन के साथ कराओ। अब ओजोन का तो आपको पता ही है कि ओजोन O2 देकर एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजर है। अब वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो, ऑक्सीडाइज वो कहीं भी कर सकता है इसको, बट आपको पता होना चाहिए कि ClO2 को ओजोन जो है ना वो ऑक्सीडाइज करके ClO3 में ले जाता है। ClO3 अपने डाइमराइज्ड फॉर्म में होता है, तो इसको Cl2O6 भी लिखा जा सकता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये एक ऑक्सीजन है तो वो इसमें लग गया तो ऐसा हो गया। वो यहां फिट हो जा रहा है, वो कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, कि समझाने के लिए मैं कुछ भी बता दूं, एक ऑक्सीजन यहां फिट हो गया तो ये ऐसा हो गया, नहीं। ये रिएक्शन है, पता होना चाहिए। अगर ओजोन चाहता तो इसको +7 में भी ऑक्सीडाइज कर सकता था, बट नहीं कर रहा है। आप यहीं तक रुक रहे हैं, तो बस यहीं पर रुकिए और याद रखना इन बातों को। ऐसे जबरदस्ती वाले मैकेनिज्म नहीं लगाना है यहाँ। ओके, तो ये ClO3 Cl2O6 दोनों में जो है वो सही है। जी हाँ, Cl2O6 इज द करेक्ट आंसर। फैक्चुअल था, बाकी कुछ पढ़ाने समझाने का इसमें नहीं है। अगेन अगला क्वेश्चन देखिए। रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विथ NaCl इन वाटर प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनता है, हाँ, लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट है ना, पता है ना। लेड क्लोराइड आपका वाइट प्रेसिपिटेट है,
और लेड के हैलाइड्स तो काफ़ी फेमस भी हैं, हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा है ना, गरम वरम कर देने से फिर घुल जाते हैं ये। याद होगा आपको लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड, ये सभी को आपने अच्छे से पढ़ा है। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें एक्सेस ऑफ HCl डाल दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्सेशन करता है और फर्दर डिसॉल्व हो जाता है। इसको मैंने आपको किस तरह से पढ़ाया था, क्लोराइड एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो ये पी ब्लॉक वाला सेंट्रल मेटल है, उसके साथ उसको कॉम्प्लेक्स बनाने में मजा आता है। ये याद करने का तरीका था, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट, इस तरह से याद करवाए थे। तो क्लोराइड जो है वो लेड के साथ ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है और फर्दर लेड क्लोराइड को जब अपन एसिड डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है, क्या बनाता है, PbCl4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। हाँ, अगर मैं बात करूं, अब बहुत एक्सेस में एसिड डालते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी जा सकती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी जा सकती है अगर बहुत एक्सेस में एसिड डाला जाए। बट अगर आप सोचें तो फिर सर ये भी आंसर हो सकता है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज लेड इन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर यू जोकिंग, नहीं हो सकता। ये लेड कहां से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। वो +2 में ही रहते हुए, अगर आप बहुत एक्सेस एसिड डालते हो तो +2 में ही रहते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर सकता है। कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहां पर आप बहुत एक्सेस ऑफ एसिड डालो तो +2 में ही रहते हुए वो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर सकता है। और कुछ रेयर केसेस में क्लोराइड के साथ ये भी डिटेक्ट तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये भी डिटेक्ट तो हुआ है बट बहुत रेयर है। और यही मैं आयोडाइड के साथ बात करूं, PbI6 2- ना, ये नेवर डिटेक्टेड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि फिर आयोडाइड की रिड्यूसिंग पावर थोड़ी और ज़्यादा है ना, तो वो Pb+4 को तुरंत गिरा देता है Pb+2 में। बाकी खैर ये सब आपको सोचना नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। Pb का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी प्रेफर नहीं करना किसी सवाल में, इनर्ट पेयर इफेक्ट सभी लोगों को पता है। तो ये इसके साथ ये कॉम्प्लेक्सेशन करता है, डिजॉल्व हो जाता है बिना किसी डाउट के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बस ठीक है। और एक क्वेश्चन बचा है क्या, 18 क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, तो ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विथ NaOH। ये काफ़ी फेमस है, आपको पढ़ाया है, हमारे बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर आप देखेंगे, वहाँ आप काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है लेक्चर, आप बायोमोलिक्यूल देख सकते हैं। ये टॉपिक बड़ा डिटेल में पढ़ाया है। टॉटोमेरिज्म होता है, आइसोमराइजेशन होता है, एपीमराइजेशन होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं, आपने डी ग्लूकोज को NaOH में डाला, देखिए क्या होता है। जैसे डी ग्लूकोज आप उठा रहे हैं, सपोज यू हैव डी ग्लूकोज लाइक दिस, CH2OH, आपने NaOH में से डाला, तो पहले तो ये डी ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज ही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप ये समझिए कि बेस जो है ना, ये वाले एसिडिक H को निकालेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, देख सकते हैं आप, इनोलेट आयन बना सकता है, तो ये वाला एसिडिक H निकल सकता है। तो देखिए पहली चीज ये होती है, ये एसिडिक H निकलकर यहां माइनस, अब यहीं से सब कुछ पूरा खेल यहीं होगा। अब ये माइनस आ गया ना, तो ये प्लेनर हो गया, ये प्लेनर हो गया, तो क्या हो सकता है, ये H+ ले सकता है। अब ये H+ लेगा, नेगेटिव प्लेनर स्पीशीज जब H+ लेगी तो ये किसी भी फैशन में ले सकती है, R कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर भी कर सकती है और S भी एक्वायर कर सकती है। समझ गए बात, ये R कॉन्फ़िगरेशन भी एक्वायर कर सकती है, S भी एक्वायर कर सकती है, दोनों काम कर सकती है। तो अगर इसने, देखो मैं ये वाले पोर्शन को नहीं बना रहा, इधर कुछ चेंज नहीं आएगा, ऊपर वाले पोर्शन को बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो समझो, अगर इसने इसी तरह से H+ ले लिया, इसी तरह से H+ ले लिया, तब क्या होगा, ये इधर हो गया। दूसरी चीज, ये नीचे वही है ना, ये सेम रिपीट है, समझ लेना। या फिर इसने कॉन्फ़िगरेशन बदला,
कॉन्फ़िगरेशन बदला मतलब ये OH ऐसा, H ऐसा, नीचे वैसा ही है, नीचे वैसा ही है। अच्छा ये क्या हो गया, ये तो ग्लूकोज ही है, ये तो ग्लूकोज ही है, लेकिन ये कुछ चेंज हो गया, देखो ये चेंज हो गया, क्या बोलते हैं इसको, मेनोज कहते हैं इसे, ठीक है, दिस इज मेनोज। ये दो इधर राइट में, दो OH लेफ्ट में, ये मेनोज होता है। तो हाँ जी, एक तो ये मेनोज बन के आ गया, हाँ ऑब्वियसली डी मेनोज है ये मेनोज बन गया। दूसरी चीज आप ध्यान से समझिए, इसी से पकड़िएगा, इसी से पकड़िए। अब ये इस तरह से इनोलेट बना सकते हैं आप, इसका बनाइए इनोलेट। इनोलेट बना रहे हैं तो कुछ ऐसा हो रहा है, डबल OH, then you have that carbon atom O minus and you have a hydrogen out there। इस तरह से ये इनोलेट है, बाकी नीचे सब वैसे ही, नीचे सब वैसे ही, ये इनोलेट बनाया। अब क्या हो सकता है, ये आपका इनोल बना, ये इनोल बना, अब ये टॉटोमराइज, टॉटोमराइज कैसे हुआ, देखो ये तो टॉटोमराइजेशन ही करा रहे हो आप, एक्चुअली दिस इज टॉटोमराइजेशन, ये इनोल बनाया। अब इसी का कीटो वर्जन भी तो पॉसिबल है, सोचो इसी का कीटो वर्जन भी तो पॉसिबल है, कैसे, ये O माइनस इसने H+ ले लिया, इसने H+ ले लिया, और इस पोर्शन का अगर आप कीटो फॉर्म बनाओ, हर पॉसिबिलिटी बना रहे हैं हम, ठीक है, इसका अगर कीटो फॉर्म बनाओ तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये टॉटोमेरिज्म करके, ये टॉटोमेरिज्म करके कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2, ये वाला H ऐसा, मैकेनिज्म पता है आपको, मैं नॉर्मली शॉर्टकट में टॉटोमेरिज्म कर दे रहा हूं, CH2OH एंड C डबल बॉन्ड, और बाकी नीचे वैसा ही, ये क्या बन गया, ये फ्रक्टोज बन गया, समझ गए, ये फ्रक्टोज बन गया। तो मतलब बिल्कुल आप लेक्चर्स चेक कर सकते हो, एकदम शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है, ये पोर्शन एकदम अच्छे से डिस्कस हुआ रहता है, एकदम सेम उठकर आ गया है बायोमोलिक्यूल। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री थोड़ी ढंग से पढ़ लोगे, अमीनो एसिड के बारे में ढंग से पढ़ लोगे, थोड़ी आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ मिलाकर, तो कोई भी टफ प्रॉब्लम आए आप बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रक्टोज है, मेनोज है, ग्लूकोज है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। आई गेस थर्ड ऑप्शन कंटेन्स this is D-glucose, this is fructose, and this is mannose. Yes, so option C is the correct choice. Okay, so that's all for paper 2 of JEE Advanced 2022. In next session we will be doing JEE Advanced 2023 paper 1, the latest paper that JEE has revealed, तो वो करने वाले हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।